नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल एक चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक विषय है, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारे दिलों, हमारे परिवारों और हमारे समाज की सबसे नाजुक कड़ी यानी हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। आज हम प्रोफेसर गुयेन वान थान द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जिसका मुख्य विषय 0 से 7 वर्ष के बच्चों में ऑटिज्म या आत्मविमोह का खतरा है। जब हम शब्द ऑटिज्म सुनते हैं तो अक्सर माता पिता के मन में एक डर, एक घबराहट और अनगिनत सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच एक ऐसा अंधकार है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? प्रोफेसर थान अपनी इस पुस्तक में हमें एक नई दृष्टि देते हैं, एक ऐसा नजरिया देते हैं जिससे हम इन बच्चों की दुनिया को केवल एक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग तरह के विकास के रूप में देख सकते हैं। शुरुआत करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि ऑटिज्म के मुख्य रूप से 5 लक्षण होते हैं जिन्हें माता-पिता या शिक्षक अक्सर बच्चों में देखते हैं। पहला लक्षण है बच्चे का अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से खो जाना या बंद हो जाना। ऐसा बच्चा अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं बनाता, वह बात करते समय आंखें नहीं मिलाता, और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो वह अपनी उंगली से इशारा करने के बजाय अक्सर किसी और का हाथ पकड़कर उस चीज की तरफ ले जाता है। दूसरा लक्षण भाषा से जुड़ा है। इन बच्चों में भाषा का विकास या तो बहुत देरी से होता है, या वे अजीब तरह से बोलते हैं, या फिर वे बिल्कुल ही नहीं बोलते। तीसरा लक्षण है किसी एक ही काम या बात को बार बार एक मशीन की तरह दोहराना, जैसे कि किसी एक ही खिलौने को घंटों तक एक ही तरह से घुमाते रहना या बिना किसी वजह के एक ही शब्द को रटते रहना। चौथा लक्षण थोड़ा चिंताजनक होता है, जिसमें बच्चा अचानक आक्रामक हो जाता है, दूसरों पर हमला करता है या खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है, जैसे अपने बाल नोचना, दीवार पर सिर मारना या अपने ही हाथ को काटना। और पांचवा लक्षण है उनके चलने फिरने या शरीर के हाव भाव का अजीब होना, जैसे जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करना, या धूल के कणों और सूरज की किरणों को घंटों तक घूरते रहना, या आसमान की तरफ देखकर बिना किसी वजह के बड़बड़ाना। लेकिन दोस्तों, यहाँ लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि अगर बच्चा 6 साल से कम उम्र का है तो हमें उस पर तुरंत ऑटिज्म का ठप्पा लगाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि बच्चे में ऑटिज्म का खतरा है, और हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके सही शिक्षा और प्रेमपूर्ण हस्तक्षेप के माध्यम से इस खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफेसर थान संरचनात्मक सोच यानी स्ट्रक्चरल थिंकिंग की बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। मेरा बच्चा अभी विकास के किस स्तर पर है? मुझे उसे कहाँ ले जाना है? और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? इन सवालों का सटीक जवाब देने के लिए पुस्तक में एरिक स्कोपलर के मूल्यांकन मॉडल का बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग किया गया है। लेखक हमें समझाते हैं कि किसी भी बच्चे की दुनिया को हम 3 अलग अलग क्षेत्रों या जोन में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्र क्षेत्र यानी इंडिपेंडेंट जोन, जहां बच्चा जो कुछ भी करता है वह बिना किसी की मदद के अपनी मर्जी से और खुशी खुशी करता है। दूसरा है अपरिचित क्षेत्र यानी एलियन जोन, जहां बच्चे को वह काम करने के लिए कहा जाता है जो उसकी समझ और क्षमता से बिल्कुल बाहर है।
अगर आप बच्चे को इस क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर करेंगे तो वह तुरंत रोएगा, भागेगा, आंखें बंद कर लेगा या आक्रामक हो जाएगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है सीखने का क्षेत्र या लर्निंग जोन, जो इन दोनों के बीच में होता है। एक समझदार माता पिता या शिक्षक का सबसे बड़ा काम यही है कि वह बच्चे को स्वतंत्र क्षेत्र से धीरे धीरे इस सीखने के क्षेत्र में लाए, ताकि बच्चा नई चीजें सीख सके बिना डरे या घबराए। इस मूल्यांकन को पूरी तरह से समझने और लागू करने के लिए प्रोफेसर थान ने अपनी पुस्तक में 174 मूल्यांकन बिंदुओं या आइटम्स की एक बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक सूची दी है। यह सूची कोई साधारण परीक्षा या टेस्ट नहीं है, बल्कि यह बच्चे के साथ खेलने, उसे समझने और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। इन 174 बिंदुओं को 7 अलग अलग विकासात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें शामिल हैं नकल करना, धारणा या कॉग्निशन, सूक्ष्म मोटर कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, सकल मोटर कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, आंख और हाथ का समन्वय, सोचने की क्षमता और भाषा कौशल। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं कि यह मूल्यांकन असल में कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप यह देखना चाहते हैं कि बच्चा आपकी नकल कर पाता है या नहीं। आप एक साबुन के पानी की बोतल और बुलबुले बनाने वाला छल्ला लेते हैं। आप बच्चे के सामने बैठते हैं, छल्ले को साबुन के पानी में डुबोते हैं और फूंक मारकर सुंदर बुलबुले बनाते हैं। फिर आप वह छल्ला बच्चे को देते हैं और कहते हैं, अब तुम करो। अगर बच्चा खुद फूंक मारकर बुलबुले बना लेता है तो उसे प्लस अंक मिलता है, जिसका मतलब है कि वह यह काम स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अगर बच्चा कोशिश करता है, छल्ले को मुंह तक ले जाता है लेकिन फूंक नहीं मार पाता, तो उसे प्लस माइनस अंक मिलता है, यानी वह सीख रहा है और कोशिश कर रहा है। और अगर बच्चा कुछ नहीं करता या छल्ले को फेंक देता है, तो उसे माइनस अंक मिलता है। इसी तरह आप एक छोटी घंटी बजाकर देख सकते हैं कि क्या बच्चा भी उसे उसी तरह बजाता है। आप क्ले या मिट्टी दे सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या बच्चा उसमें अपनी उंगली से गहराई तक छेद कर सकता है या उसे गोल गोल घुमाकर गेंद का आकार दे सकता है। आप एक हाथ में पहनने वाली कठपुतली जैसे कोई कुत्ते या बिल्ली का दस्ताना लेकर बच्चे के सामने नाटक कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या बच्चा भी उस कठपुतली को पहनकर म्याऊ म्याऊ या भौं भौं की आवाज निकालता है या नहीं। ये सभी छोटी छोटी गतिविधियां हमें यह बताती हैं कि बच्चे का दिमाग, उसकी मांसपेशियां और उसकी समझ कैसे काम कर रही है। भाषा और सोचने की क्षमता को परखने के लिए भी बहुत से मजेदार तरीके सुझाए गए हैं। जैसे बच्चे के सामने अलग अलग आकार के ब्लॉक रखना, गोल, चौकोर, त्रिकोण, और उसे सही आकार के खांचे में उन्हें डालने के लिए कहना, या फिर अलग अलग रंगों के ब्लॉक रखकर पूछना कि लाल रंग कौन सा है, या मुझे पीला ब्लॉक दो। जब हम इन 174 बिंदुओं के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हमें एक पूरा नक्शा मिल जाता है। हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किन चीजों में बहुत अच्छा है और किन चीजों में उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे के शारीरिक और मानसिक संतुलन को जांचने के लिए भी कई तरीके हैं, जैसे कि बच्चे को एक पैर पर खड़े होने के लिए कहना, या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय यह देखना कि वह दोनों पैरों का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वह एक एक सीढ़ी पर दोनों पैर रखता है, या फिर सामान्य बच्चों की तरह हर सीढ़ी पर एक एक पैर रखकर ऊपर चढ़ता है। इसके अलावा
एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षण दर्पण या आईने का है। आप बच्चे को आईने के सामने खड़ा करते हैं और पूछते हैं, यह कौन है? अगर बच्चा खुद को पहचान लेता है और मुस्कुराता है तो यह बहुत सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर वह आईने से डरता है, नजरें चुराता है या आईने को मारने की कोशिश करता है, तो यह दर्शाता है कि उसे अपनी ही पहचान और भावनाओं को समझने में कठिनाई हो रही है। इसके बाद यह शानदार पुस्तक एक और बहुत ही गहरे और वैज्ञानिक विषय की ओर मुड़ती है, जो है डगलस एरोन का द थ्योरम या उनका मस्तिष्क विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें मां के गर्भ के अंदर ले जाता है और समझाता है कि ऑटिज्म की जड़ें असल में कहां से जुड़ती हैं। डगलस एरोन के अनुसार हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम या हृदय प्रणाली कहा जाता है। इसमें थैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो मुख्य रूप से हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी यादों को नियंत्रित करते हैं। जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वह मुख्य रूप से दो चक्रों से गुजरता है। पहला चक्र है डर और तनाव का चक्र, जो अक्सर रात में होता है जब मां सो रही होती है। उस समय मां की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की थोड़ी कमी महसूस होती है और वह घबरा जाता है। दूसरा चक्र होता है आराम और खुशी का चक्र, जो दिन में होता है जब मां काम कर रही होती है, चल फिर रही होती है और बच्चे को गर्भ के अंदर एक सुरक्षित झूले जैसा एहसास होता है। एक सामान्य बच्चे के मस्तिष्क में मां की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम की वजह से डर और घबराहट को भूल जाता है और अगले दिन फिर से अपनी मां के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन डगलस के सिद्धांत के अनुसार ऑटिज्म के खतरे वाले बच्चों के मामले में कुछ बिल्कुल अलग होता है। किसी कारणवश, शायद मां के अत्यधिक तनाव, किसी भयंकर बीमारी या किसी अन्य शारीरिक समस्या के चलते मां का इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और गर्भ में पल रहे उस बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी समय से पहले ही चालू हो जाती है। अब वह बच्चा रात के उस भयंकर डर, उस घुटन और उस तनाव को याद रखने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी मां यानी उसका वह इकलौता सुरक्षित वातावरण ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इस वजह से वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही अपनी मां से और इस तरह इस पूरी दुनिया से अपना भावनात्मक जुड़ाव हमेशा के लिए तोड़ लेता है। वह अपने बचाव के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए खुद को अपने ही अंदर कैद कर लेता है। यही कारण है कि जन्म के बाद वह किसी से आंखें नहीं मिलाता। वह किसी की गोद में जाने पर रोता है और वह सिर्फ उन बेजान चीजों पर भरोसा करता है जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, जो कभी बदलती नहीं हैं। जैसे कोई घूमता हुआ पंखा, कोई पहिया या कोई भी गोल गोल घूमने वाला खिलौना। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें इन बच्चों के प्रति एक गहरी सहानुभूति और करुणा से भर देता है। यह हमें यह समझाता है कि बच्चा जानबूझकर जिद्दी नहीं हो रहा है, वह बदतमीजी नहीं कर रहा है, बल्कि वह अंदर से बहुत डरा हुआ है। और दोस्तों, जब एक बच्चा डरा हुआ होता है तो उसे किसी सजा, डांट या मारपीट की नहीं, बल्कि सुरक्षा और अथाह प्यार की जरूरत होती है। यहीं पर पुस्तक का सबसे भावुक, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। प्यार एक क्रिया है, यानी लव इज अ वर्ब। प्यार कोई स्थिर भावना या सिर्फ होठों से बोला गया कोई मीठा शब्द नहीं है। प्यार का असली मतलब है काम करना, प्रयास करना,
पसीना बहाना और बच्चे को उसके उसी रूप में बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। फ्रांसीसी लेखक जैक्स सैलोमे के विचारों का हवाला देते हुए प्रोफेसर थान कहते हैं कि सच्चे प्यार के 4 मुख्य आयाम होते हैं: मांगना, देना, प्राप्त करना और इनकार करना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इनकार करना यानी ना कहना भी प्यार का ही एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। एक माता पिता या शिक्षक के रूप में हमें बच्चे को यह सिखाना होगा कि वह कैसे सही तरीके से अपनी जरूरतें बताए और मदद मांगे। हमें उसे अपना कीमती समय, अपना पूरा ध्यान और अपनी सकारात्मक ऊर्जा देनी होगी। बच्चा हमें जो भी प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे वह टूटी फूटी आवाज हो, कोई अजीब सी हरकत हो या उसका गुस्सा हो, हमें उसे खुले दिल से प्राप्त करना होगा और उसे बिना गुस्सा किए सही दिशा देनी होगी। और सबसे अहम बात, जब बच्चा कोई ऐसा काम करे जो उसके खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक हो, जैसे मारना पीटना, चीजें तोड़ना या खुद को नुकसान पहुंचाना, तो हमें बहुत ही दृढ़ता लेकिन पूरी शांति के साथ उसे नहीं कहना आना चाहिए। हमें बच्चे को यह एहसास दिलाना है कि हम उसके उस गलत व्यवहार को अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम उस बच्चे से आज भी उतना ही प्यार करते हैं। हमारी अस्वीकृति उसके गलत व्यवहार के लिए है, उसके वजूद या उसकी शख्सियत के लिए नहीं। जब हम इस तरह से एक सुरक्षित, प्यार भरा और स्पष्ट नियमों से बंधा हुआ माहौल बनाते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे अपने उस डर के मजबूत खोल से बाहर आने लगता है। लेखक ने अपनी इस किताब में बहुत ही सुंदर उदाहरणों और प्राचीन कविताओं का भी उपयोग किया है। वे कहते हैं कि हमें बच्चे के लिए आसमान बनना होगा जो बच्चे को उड़ने के लिए असीम जगह दे सके, और हमें धरती भी बनना होगा जो उसके गिरने पर उसे प्यार से संभाल सके, उसे पोषण दे सके। जरा सोचिए, जिस तरह इस धरती पर लोग थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं, उसे खोदते हैं, फिर भी वह पलटकर हमें अनाज, मीठे फल और सुंदर फूल ही देती है। ठीक उसी तरह माता पिता को भी बच्चे के नखरों, उसके गुस्से और उसकी कुंठाओं को सहकर भी उसे केवल प्यार और सही मार्गदर्शन ही देना है। हमें पानी की तरह पवित्र और बहता हुआ बनना है, जो हर गंदे हाथ को धोकर खुद को समंदर की विशालता में मिलाकर फिर से साफ कर लेता है। जब हम मूल्यांकन के उन 174 बिंदुओं का उपयोग करते हैं, तो हमारा मकसद बच्चे को किसी मशीन की तरह प्रोग्राम करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद यह खोजना होना चाहिए कि बच्चे की असली दिलचस्पी किस चीज में है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गोल गोल घूमने वाले पहिए को देखकर खुश होता है और उसी में खोया रहता है, तो हम उस पहिए को छीनने के बजाय उसी पहिए के माध्यम से उसकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। हम उस पहिए को बीच में मजेदार तरीके से रोककर कह सकते हैं, क्या तुम्हें यह और घुमाना है? तो मुझे बताओ। इस तरह हम उसके उस अकेलेपन और दोहराए जाने वाले व्यवहार को एक सामाजिक बातचीत में बदल देते हैं। हम उसे अपनी उंगली से इशारा करना सिखा सकते हैं, हम उसे आवाज निकालना सिखा सकते हैं। और जब बच्चा कोई छोटा सा भी सकारात्मक कदम उठाता है, तो हमें उसे तुरंत इनाम देना चाहिए, उसकी भरपूर तारीफ करनी चाहिए। इनाम का मतलब हमेशा कोई महंगी चॉकलेट या टॉफी नहीं होता, एक प्यारी सी मुस्कान, खुशी से बजाई गई एक ताली, या बच्चे को प्यार से गले लगाना भी उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हो सकता है। ऑटिज्म के साथ काम करते समय स्पेंसर जॉनसन की लक्ष्य निर्धारण की रणनीति भी बहुत काम आती है। जॉनसन कहते हैं कि एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करो। हर दिन के लिए एक बहुत ही छोटा और स्पष्ट लक्ष्य तय करो, जैसे आज का
लक्ष्य सिर्फ यह हो सकता है कि मेरा बच्चा मुझे देखकर एक बार मुस्कुराए या वह लाल रंग के ब्लॉक को सही डिब्बे में डाले। जब यह छोटा सा लक्ष्य पूरा हो जाए तो खुद को और बच्चे को शाबाशी दें, और अगर यह पूरा न हो तो निराश होने के बजाय यह सोचें कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे अपने तरीके में क्या बदलाव करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में हमें अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाना होगा। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि मैं बड़ा हूं और यह बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसके बजाय हमें यह सोचना होगा कि यह बच्चा अभी किस परेशानी में है और मैं इसके स्तर पर जाकर इसकी मदद कैसे कर सकता हूं। अंत में प्रोफेसर थान की यह अद्भुत किताब हमें यह सिखाती है कि ऑटिज्म कोई मौत की सजा या जीवन का अंत नहीं है। यह माता पिता के धैर्य, उनके समर्पण और उनके निस्वार्थ प्यार की एक बहुत बड़ी और पवित्र परीक्षा है। यह हमें चुनौती देती है कि हम दुनिया को उस बच्चे की नजरों से देखने की कोशिश करें। यह हमें सिखाती है कि हर बच्चा, चाहे वह दिमागी या शारीरिक रूप से कितना भी अलग क्यों न हो, एक पूर्ण मनुष्य है जिसका अपना एक सम्मान, अपना एक वजूद और अपना एक मूल्य है। जब हम उस बच्चे पर पूरा विश्वास करते हैं, जब हम यह पक्का इरादा कर लेते हैं कि हम उसके हर छोटे बड़े कदम में उसके साथ चलेंगे, तो इस दुनिया में चमत्कार जरूर होते हैं। बच्चा धीरे धीरे भाषा के महत्व को समझने लगता है। वह लोगों के साथ खेलना शुरू करता है, उसकी समझ विकसित होती है और वह अपनी उस बंद डरी हुई दुनिया के दरवाजे खोलकर बाहर की रोशनी में खुशी खुशी कदम रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसमें ऑटिज्म के लक्षण हैं, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। उसे समझिए। एरिक स्कोपलर के तरीकों से उसका सही मूल्यांकन कीजिए, उसके लिए एक सही, छोटी और सकारात्मक योजना बनाइए और सबसे बढ़कर उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के प्यार कीजिए। क्योंकि जैसा कि इस किताब का बहुत ही सुंदर और मार्मिक अंत होता है, हर सवाल का जवाब, हर दर्द की दवा, हर मुश्किल का हल और हर डर का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्यार है। प्यार सब कुछ है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर गुयेन वान थान की किताब ऑटिज्म का खतरा पर आधारित हमारा यह विस्तृत पॉडकास्ट एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और इसने आपको विशेष बच्चों की उस अनकही दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया और संवेदनशील नजरिया दिया होगा। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन सभी माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दे। अपना और अपने प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। प्यार एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।